अफसोस जाहिर करने के लिए वो ब्रेन आदम के भी दिमाग में आ रहे थे। टेलीपैथी जानने वालों में से जो 4 अफराद तेजपाल की रहनुमाई में थे, उन्होंने अमरीकी काबरीन से कहा, दाल में कुछ काला है। हम ख्याल ख्वानी के जरिए ताजियत करने ब्रेन आदम के दिमाग में गए तो पहले उसने सांस रोक ली, और जब दूसरी बार हमने कहा ताजियत के लिए आए हैं तो उसने थोड़ी देर के लिए हमें दिमाग में जगह दी और सर झुकाकर कहा, मुझे एल्पा की मौत का इसलिए भी अफसोस है कि मैं हमेशा उसे छोटी बहन समझता रहा हूं। ऐसा कहने के दौरान हमने उसके इतराफ के माहौल को देखा तो वो किसी कब्रिस्तान में नहीं था, बल्कि किसी कमरे की 4 दीवारी में था। 6 अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले अली के जेर असर थे, और अली उनमें से एक टेलीपैथी जानने वाले आंद्रे की हैसियत से अमरीकी काबरीन से रब्ता किया करता था। उसने भी यही कहा, इस वक्त कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त जो ब्रेन आदम मौजूद है वो फ्रॉड है, असली नहीं है। एक अमरीकी हाकिम ने हॉटलाइन पर इसराइली काबरीन में से एक हाकिम की गुफ्तगू सुनी और उससे कहा, इस वक्त आप लोगों के दरमियान जो ब्रेन आदम है वो नकली है। क्या इसने आप लोगों को यह बताया कि वो खुद मंजराम पर नहीं आएगा बल्कि अपनी एक डमी पेश करेगा? इसराइली हाकिम ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी ब्रेन आदम से बात करता हूँ। उसने तदफीन के बाद यहूदिया काबरीन के दरमियान ब्रेन आदम को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुमसे जो पूछता हूँ उसके जवाब में सच बोलोगे, क्या तुम ब्रेन आदम हो? उसने पूछा, आप मुझ पर क्यों शुबा कर रहे हैं? जितने अमरीकी काबरीन तुम्हारे दिमाग में ताजियत के लिए आते रहे, उन्होंने तुम्हें उस कब्रिस्तान में नहीं बल्कि किसी कमरे की 4 दीवारी में पाया। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए फौज के एक आला अफसर से कहा, मैं ये भी कहता हूँ और मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी यही कहते हैं, ये ब्रेन आदम नहीं है। फौज के एक आला अफसर ने ब्रेन आदम से कहा, सभी टेलीपैथी जानने वाले यही कह रहे हैं, हत्ता कि मिस्टर फरहाद भी यही कह रहे हैं। अगर आपसे मिस्टर फरहाद वगैरह की दुश्मनी है तो क्या अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले भी आपसे दुश्मनी कर रहे हैं? क्या सारे टेलीपैथी जानने वाले आपके दुश्मन बन गए हैं? वो सब झूठ कह रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं? ब्रेन आदम की डमी ने कहा, नहीं, वो सच कह रहे हैं, मैं ब्रेन आदम की डमी हूँ। असल ब्रेन आदम को अभी मंजर-आम पर नहीं आना चाहिए। जब ये तमाम टेलीपैथी जानने वाले फौरन ही मेरी असलियत पहचान सकते हैं तो आप लोग जरा गौर फरमाएं। जिन दुश्मनों ने अल्पा को अपनी मामूला और ताबे बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहा, वो अल्पा की मौत पर अपनी नाकामी से झुंझला गए होंगे। अब उनकी यही कोशिश होगी कि अल्पा के बाद वो मुझे गोली मार दें। उनकी नाकामी का जिम्मेदार मैं हूँ, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने मंजर-आम पर आना मुनासिब नहीं समझा और अपनी डमी को भेज दिया। मैंने कहा, दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले भी हमारी हमायत में ये जरूर कहेंगे कि हम किसी टेलीपैथी जानने वाले से ऐसी दुश्मनी नहीं करते कि उसे जबरन अपना मामूल और ताबे बनाएं। अल्पा को अपनी गिरफ्त में लेना और अपना महकूम बनाना हमारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। इसके बरक्स आप लोगों ने देखा है कि अल्पा जब भी किसी मुश्किल में पड़ी तो बाबा साहब के दायरे की तरफ से उसकी मदद की जाती रही। अली ने अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों की हैसियत से कहा, मैं आंद्रे बोल रहा हूँ। अमरीका की तरफ से ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हम में से किसी ने अल्पा के दिमाग पर कब्जा नहीं जमाया था। अल्पा इतनी होशियार और इतनी हाजिर दिमाग थी कि कोई उसे ट्रैप नहीं कर सकता था। अगर वो ट्रैप की जा सकती तो बहुत पहले ही कोई ना कोई अमरीकी उसे अपने शिकंजे में ले सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बहरहाल अल्पा को हमने अपनी मामूला नहीं बनाया था। नारंग ने फौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया से कहा, मैडम ये क्या हो रहा है? मैं तो आपकी मर्जी के मुताबिक इन यहूदियों के खिलाफ महाज बनाने में कामयाब हो रहा हूँ, लेकिन फरहाद साहब बयान दे रहे हैं कि अल्पा को किसी ने अपनी मामूला नहीं बनाया था। सोनिया ने कहा, हमें ऐसा बयान तो देना ही होगा, वरना यही समझा जाएगा कि हम में से किसी ने अल्पा को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। फरहाद अपने तौर पर सफाई पेश कर रहे हैं। अगर ये बात तुम्हारे खिलाफ हो रही है तो तुम इसका तोड़ करो। फरहाद के बयान को भी झुटलाओ, हम उसका बुरा नहीं मनाएंगे। हम समझते हैं कि तुम्हारी हिकमत अमली होगी और तुम हमारी मर्जी के मुताबिक यही अमल करते रहोगे। नारंग उलझ कर रह गया। अगरचे उसने अपनी दानिश्त में अल्पा को हलाक करा दिया था और अपने महाज पर कामयाब रहा था। अब यहूदिया काबरीन उसे मंजर-आम पर आने के लिए कह रहे थे तो वो मजीद बातें बना सकता था। दूसरी तरफ सोनिया को भी खुश रखना लाजमी था, इसलिए मैंने जो बयान दिया था इस बयान के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं सकता था। बात उसकी समझ में आ गई थी कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। अगर दुश्मन होते तो उसे इतना मौका ही ना देते कि वह अल्पा को हलाक करा सकता। मरने के बाद कोई खुद अपनी लाश की तदफीन नहीं करता, लेकिन अल्पा के साथ ऐसा हो रहा था। वो अपनी ही डमी की तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंची हुई थी। उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वो ब्रेन आदम से कुछ फासले पर थी। वहां उसे मालूम हो रहा था कि वो असली नहीं बल्कि ब्रेन आदम की डमी है। वो उस डमी ब्रेन आदम को सर से पांव तक बड़ी तवज्जो से देखने लगी। वो ब्रेन आदम के चलने फिरने, उठने बैठने और बातें करने के एक अंदाज से वाकिफ थी। वो डमी चलने फिरने के दौरान में कुछ मुख्तलिफ सा था। फिर ये कि वो यहूदिया काबरीन में से किसी की बात का जवाब देने से पहले जरा चुप रहता था, फिर बोलता था। इसका मतलब ये था कि दूसरी तरफ छुपा हुआ नारंग उसे कुछ समझाता था, तब वो उसी के मुताबिक उन काबरीन को जवाब देता था। आइंदा कभी नारंग ब्रेन आदम के जिस्म से बाहर निकलकर किसी से गुफ्तगू करता तो वो गुफ्तगू के अंदाज से उसे पहचान लेती। उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था। अकाबरीन के दिमागों से मालूम हो चुका था कि उस फ़ोन का नंबर क्या है। अल्पा ने इस नंबर के मुताबिक उस फ़ोन की कंपनी वालों से रब्ता किया। फिर फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनकर उनके दिमागों में पहुंच गई। अक्सर टेलीफोन कॉल अगर गलत हो तो एक टेप चलता है और खातून की रिकॉर्ड शुदा आवाज़ सुनाई देती है, आपने गलत नंबर पर डायल किया है। कभी आवाज़ सुनाई देती है, आपका शुक्रिया, मतलूबा नंबर पर अभी खामोशी है, प्लीज़ थोड़ी देर बाद रब्ता करें, शुक्रिया। उस कंपनी की जिस खातून की आवाज़ टेप करने के बाद वहाँ रखी गई थी, उसी खातून की आवाज़ में अल्पा ने दूसरी बातें रिकॉर्ड कराईं।
और कंपनी वालों को मजबूर किया कि पहला टेप हटाकर इसकी जगह दूसरा टेप रखा जाए। उन्होंने गायब दिमाग रहकर उसके हुक्म की तामील की। वो जैसा चाहती थी वैसा ही किया गया। जब इतनी मेहनत की जाए तो मेहनत का सिला जरूर मिलता है। नारंग अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए यहूदी काबरीन से रब्ता करने लगा तो टेप से आवाज़ आई, आपने रॉन्ग नंबर पंच किया है, प्लीज़ सही नंबर पर रब्ता करें। उसने दूसरी बार किया तो फिर यही आवाज़ आई। तीसरी बार किया तो उसी खातून की आवाज़ ने कहा, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ख़राबी पैदा हो गई है, प्लीज़ आप कंपनी वालों से रुजू करें। उसने फ़ोन के जरिए उस कंपनी के मुतल्लिका अफसर से रब्ता किया। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में जा सकता था। एल्पा ये जानती थी कि वो किसी वक्त भी मुतल्लिका अफसर से फ़ोन पर रब्ता करेगा या ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में आएगा। इससे पहले एल्पा ने उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। फिर उसने नारंग की आवाज़ सुनी। वो ब्रेन आदम की हैसियत से फ़ोन पर पूछ रहा था, आखिर मेरे फ़ोन में क्या गड़बड़ पैदा हो गई है। अफसर ने कहा, सर आपके फ़ोन को चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है। जब तक उस फ़ोन को चेक किया जाएगा उस वक्त तक मैं अपनी ज़रूरी कॉलें कैसे रिसीव करूँगा या ज़रूरी बातें दूसरों से किस तरह कर सकूँगा। नो प्रॉब्लम, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप वो फ़ोन हमें दें, हम फ़ौरन इसकी जगह दूसरा फ़ोन आपको देंगे। आप इसी फ़ोन को मुस्तकिल अपने पास रखें या फ़ोन चेक कराने और मुरम्मत कराने के बाद दोबारा इसे ले जाएं। मुझे नया फ़ोन दिया जाए। मेरे एक आदमी फ़ोन लेकर आपके पास आएगा, आप उससे ये फ़ोन लेकर नया फ़ोन दे दें, शुक्रिया। अब वो अपने किसी आलाकार के जरिए अपना फ़ोन वहाँ भेजकर दूसरा नया फ़ोन वसूल करने वाला था। जो भी आलाकार वो फ़ोन लेकर उस कंपनी के मुतल्लिका अफसर के पास आता तो एल्पा उसे देखती, उसका ताक़ुब करती, फिर यकीनी तौर पर नारंग तक पहुँच जाती, क्योंकि नारंग को वो फ़ोन लेने के लिए अपने उस आलाकार के रूबरू आना पड़ता। मंसूबा इस कदर जामे और मुकम्मल हो तो कामयाबी ज़रूर होती है। 2 घंटे के अंदर एल्पा ने एक आलाकार का ताक़ुब करते हुए उस खुफिया रिहाइश को देखा जहाँ वो आलाकार मोबाइल फ़ोन लेकर गया था। एल्पा ने दूर ही से इस बंगले को देखा, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए अपने कालेकार को मुखातिब करते हुए हदायत देने लगी, अपने 6 मुसल्लह साथियों के साथ मतलूबा बंगले का मुहासरा करो। मुहासरा करने के बाद जो भी शख्स इस बंगले से निकलकर भागना चाहे पहले उसे गोली मारकर जख्मी करो, फिर मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। उसके अहकामात की तामील होने लगी। उस बंगले के अंदर छुपे हुए नारंग ने कई मुसल्लह अफराद को देखा। यह समझने में देर न लगी कि उसका घेराव किया जा रहा है। वो फौरन ही ख्याल ख्वानी के जरिए फौज को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन उसे ख्याल ख्वानी का मौका न मिल सका। उसने देखा कि वो मुसल्लह अफराद दंदनाते हुए बंगले के हाथे में दाखिल होकर अब अंदर पहुंचने वाले थे। अगरचे दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे को तोड़ने में देर न लगती। वो पिछले दरवाजे से बाहर निकला, ये सोचता हुआ कि जिस मुसल्लह शख्स से भी सामना होगा वो उससे कुछ बोलेगा, जवाबन उसकी आवाज़ सुनेगा, फिर उसके दिमाग में कब्जा जमा कर वहां से फरार होने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन यह उसकी भूल थी। जिससे उसका सामना हुआ उसने फौरन गोली चला दी। उसका बाजू जख्मी होते उसने अपने दिमाग में एल्पा की आवाज़ सुनी, हेलो नारंग, अब क्या कहते हो? तुम मुझे हलाक कर चुके हो, अब तुम्हारे हलाक होने की बारी है। वो हैरानी से बोला, तुम एल्पा, तुम जिंदा हो? मरे मेरे दुश्मन, अभी तो मेरे खाने पीने की उम्र है और तुम्हारे मरने की उम्र हो चुकी है। ज्यादा जी कर हमारे दिमाग पर बोझ ना बनो, रुखसत हो जाओ। उसने हुक्म दिया, इसे गोलियों से छलनी कर दो। हुक्म की तामील हुई, फिर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। एल्पा ने यहूदी काबरीन में से एक को कहा, आप तमाम काबरीन को यह खुशखबरी सुना दें कि एल्पा जिंदा है। उसने हैरानी से पूछा, एल्पा जिंदा है? तुम एल्पा बोल रही हो? हाँ, एल्पा बोल रही हूँ। अभी आप में से किसी को यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि सांप को उसके बिल से कैसे निकाला जाता है। वह सांप बिल से निकल गया था और उसके निकलते ही मैंने उसका सर कुचल दिया है। वो 3 टेलीपैथी जानने वाले J3 यानी जे फ्लो, जे सामू और जे काफू बहुत ही शराफत से पुरअमन जिंदगी गुजारने के लिए गर्दा झील के पास एक छोटे शहर लिमोन सल गर्दा पहुंचे हुए थे और वहां अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वाकई बड़ी शराफत से पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे। वहां के बदमाश बेताज बादशाह फ्रांजो ने उन तीनों को बहुत परेशान किया था। उन तीनों ने फ्रांजो और उसके आदमियों से मार खाकर ऐसी जिल्लतें बर्दाश्त की थीं कि कोई टेलीपैथी जानने वाला यूं बर्दाश्त न करता। झुंझलाकर टेलीपैथी की सलाहियतों का मुजाहरा करता और इंतकामी कार्रवाइयां भी जरूर करता, लेकिन उन तीनों की कुव्वत बर्दाश्त गैर मामूली थी। इंसान को अपने सब्र का फल मिलता है। कुछ अरसा कबल अली फहमी और आला बीबी वहां सैर तफरी की घर से पहुंच गए। फ्रांजो की शामत आई थी। वो उनसे टकराया तो चिकना चूर हो गया, पाहिज बन गया। अली ने इसे पाहिज को वहां के करप्ट पुलिस अफसरान के हवाले करते हुए कहा, तुम लोगों की पुश्त पनाही के बायस ये यहाँ का बेताज बादशाह बनकर खूब ऐश कर चुका है। अब इसके साथ इस इलाके को छोड़कर जाओ। दोबारा इधर आओगे तो तुम सबको भी अपाहिज बना दिया जाएगा। वो अफसरान अपाहिज नहीं बनना चाहते थे। फ्रांजो को लेकर रूम पहुंचे। उस यार में फ्रांजो के 2 मुजरिम भाई बाकायदा गैंग बनाकर वारदात किया करते थे। जब उन्होंने अपने भाई का यह हशर देखा तो गुस्से से तिल मिलाकर रह गए। उन्होंने कसम खाई कि अली फहमी और 10 बरस की बच्ची आला बीबी से इंतकाम लेंगे। तमाम मुखालफिन को कुचलकर करप्ट अफसरों को वहां ड्यूटी करने का मौका देंगे। फिर उनमें से एक भाई वहां मुंतकिल होकर अपने अपाहिज भाई फ्रांजो की तरह बेताज बादशाह बनकर रहेगा। दूसरा भाई बाद में रूम वापस चला जाएगा। जिस भाई ने रूम वापस आने की बात की थी उसे रूम से बहुत मोहब्बत थी। इस शहर को अपनी हस्ती से मुंसलिक करने के लिए उसने अपना नाम किंग रोमन रखा था। उसके दूसरे भाई का नाम किंग बोनर था। बड़ी बड़ी वारदातों में कामयाब होने के बाद वह शहर के तमाम मुजरिमों और कानून के मुहाफिजों पर छा गए थे।
उन्हें कमतर बनाकर खुद बर्तर बन गए थे और इस बर्तरी की बिना पर उन्होंने अपने नामों के साथ किंग लगा रखा था। अपाहिज फ्रांजो को वहां लाने वाले करप्ट अफसरान ने उन्हें बताया कि वो दोनों भाई जिनसे मुकाबला करने जा रहे हैं वो टेलीपैथी जानते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने फ्रांजो को अपाहिज बनाया उससे साफ जाहिर होता है कि उनके पास टेलीपैथी का हथियार है। किंग रोमन और किंग बॉर्नर ने टेलीपैथी जानने वालों पर गालिब आने के लिए ठोस प्लानिंग की। उन्होंने ये तय किया कि वो दोनों अपने चंद मातियतों के साथ पहले आम लोगों की तरह उस लेमोन सल गर्दा जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। अपने दुश्मनों को दूर से देखेंगे। इस दौरान में वो गूंगे बने रहेंगे, बहुत कम किसी से बातें करेंगे और बात करने से पहले ये मालूम कर लेंगे कि जिससे भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो दुश्मन नहीं है और ना ही वो टेलीपैथी जानता है। दुश्मनों को अच्छी तरह देखने और समझने के बाद कोई मुनासिब मौका देखकर अचानक उन पर इस तरह हमला करेंगे कि वो ना तो उनका मुकाबला कर सकेंगे और ना ही फरार हो सकें। उन्होंने फ्रांजो को अपाहिज बनाया था, वो उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। वो मुकम्मल मंसूबे और उन पर अमल करने की मुकम्मल तैयारियों के साथ झील के किनारे वाक़ लिमोन सलगर्दा में आए। फिर अली फहमी और आला बीबी को तलाश करने लगे। तीनों कब के जा चुके थे, इसलिए 2 दिनों तक तलाश करने के बावजूद नजर नहीं आए। फ्रांजो के जाने के बाद वहां के मुकामी बदमाश जैसे यतीम हो गए थे, उनकी बदमाशी नहीं चलती थी। इससे शहर के तमाम लोग मुत्तहिद होकर यह फैसला कर चुके थे कि अब वहां किसी की बदमाशी को पनपने नहीं देंगे। किंग रोमन और किंग बॉर्नर ने वहां पहुंचने के बाद उन कमजोर पड़ जाने वाले बदमाशों से रब्ता किया तो उन बदमाशों को जैसे नई जिंदगी मिल गई। उन्होंने बताया कि जिन्हें तलाश किया जा रहा है वो इसी दिन यहाँ से चले गए थे, दोबारा अब तक वापस नहीं आए। किंग रोमन ने नागवारी से कहा, हम कितनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ आए थे, अब यही किया जाए कि यहाँ अपनी ताकत की धौंस जमाकर फिर से बेताज बादशाहत शुरू की जाए। एक मुकामी बदमाश ने कहा, 3 शरीफ आदमी यहाँ रहते हैं, उनकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। वो तीनों किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है, लेकिन वो दूर खड़े फ्रांजो की शिकस्त का तमाशा देखते रहे थे। दूसरे मुकामी बदमाश ने कहा, देखा जाए तो वो तीनों बज़ाहिर बेकसूर हैं लेकिन कसूरवार भी हैं। उन्हीं की वजह से फ्रांजो की वो हालत हुई थी, फिर उसे ये इलाका छोड़कर जाना पड़ा था। किंग रोमन ने कहा, ठीक है, यहाँ मुजरिमाना कार्रवाइयाँ शुरू करने का एक बहाना हाथ आ गया है। हम अपने भाई फ्रांजो का हवाला देकर उन तीनों को सजाएं देंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ के लोग मुत्तहिद होकर भी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अली फहमी और आला बीबी जा चुके थे। उन दोनों भाइयों ने सोचा जब टेलीपैथी जानने वाले लोग नहीं रहे तो गूंगे बनकर नहीं रहना चाहिए, लिहाजा वो आज़ादी से बोलने लगे। दूसरे दिन वो झील के साहिल पर आए। वहां वो 3J यानी जे फ्लो, जे सामू और जे काफू मौजूद थे और मोटर बोट के जरिए झील के उस पार जाना चाहते थे। एक मातियत मुजरिम दौड़ता हुआ आया, फिर इस बोट पर जाकर बोला, ए तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तीनों की मौत झील के दूसरे किनारे पर नहीं है, इसी किनारे पर है। वो देखो, फ्रांजो के 2 भाई तुम्हारी मौत बनकर आ रहे हैं। उन तीनों ने उधर देखा। किंग रोमन और किंग बॉर्नर सीना ताने गर्दन अकड़ाए शाहाना अंदाज में चलते हुए आ रहे थे। उनके पीछे उनके 6 मुजरिम मातियत भी थे। वो 3J नहीं चाहते थे कि वहां लड़ाई झगड़ा हो और मुजरिम किसी को कत्ल करें। उन्होंने बड़ी खामोशी से ख्याल ख्वानी की। आसपास और जरा दूर जो लोग थे उनके दिमागों में जाकर उनकी ही सोच में बोलने लगे। जिन लोगों के दिमागों में वो बातें आ रही थी वो चौंक कर उन 2 भाइयों को देख रहे थे। वो दोनों भाई 3J के करीब पहुंचकर बोले, तुम तीनों वही हो जिनकी वजह से हमारे भाई फ्रांजो को अपाहिज बना दिया गया है। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, वो जवान जो अपनी औरत और बच्ची के साथ आया था कहाँ है? अगर तुम उनका पता बता दो और हमें उनके पास पहुंचा दो तो हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे, वरना ये समझ लो कि अपने भाई की तरह तुम तीनों को अपाहिज बना देंगे। जे काफू ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप फ्रांजो साहब के भाई हैं तो हमारे माई बाप हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। वो तीनों कौन थे, क्यों फ्रांजो साहब से लड़ पड़े थे? हम इस सिलसिले में कुछ भी जानते तो आपको जरूर बता देते। आप यकीन करें वो उसी दिन चले गए थे, फिर वापस नहीं आए। अब वो कहाँ हैं हम नहीं जानते। उसकी बात खत्म होते ही किंग रोमन ने उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे गया, फिर उसने मार खाने के बावजूद हाथ जोड़कर कहा, माई बाप आप हमें जान से मार डालें, तब भी हम उनका पता इसलिए नहीं बता सकेंगे कि हम सचमुच नहीं जानते वो कहाँ हैं। इस बार किंग बॉर्नर मारने के लिए आगे बढ़ा तो 3J में से 2 ने हाथ आगे बढ़ाकर उसको रुकने का इशारा किया और कहा, आप क्यों हम पर जुल्म करते हैं? हम सच कह रहे हैं, इस मारपीट से कोई फायदा नहीं होगा। किंग बॉर्नर ये कहने वाले को मारना चाहता था। उसी वक्त एक शख्स ने ललकार कर कहा, ए रुक जाओ। फिर दूसरे शख्स ने ललकारने के अंदाज में कहा, अगर ज्यादा बदमाश बने तो तुम्हारी बदमाशी झील में फेंक दी जाएगी। दोनों भाई किंग रोमन और किंग बॉर्नर ने आसपास देखा। उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और भीड़ में से हट्टे कट्टे जवान और बूढ़े सभी कह रहे थे कि वहां अब किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। फ्रांजो की तरह कोई वहां दादा बनने की कोशिश करेगा तो हम उसे भी अपाहिज बनाकर वहां से रवाना कर देंगे। लोग पहले एक एक करके बोल रहे थे, फिर सबके सब बोलने लगे। हाथ उठाकर चीखने लगे, शराफत से रहना है तो यहाँ रहो, वरना भी यह जगह छोड़कर चले जाओ। किंग रोमन और किंग बॉर्नर ने चारों तरफ देखते हुए एक दूसरे से कहा, हालात हमारे खिलाफ हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने दिनों बाद भी ये लोग मुत्तहिद होंगे। हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, फिलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए। किंग रोमन ने दोनों हाथ उठाकर कहा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। हमने समझ लिया है, इन तीनों का कोई कसूर नहीं है। जिन्होंने हमारे भाई को अपाहिज बना दिया था वो यहाँ नहीं है। वैसे हम इस शहर में रहेंगे। यहाँ हमारे भाई फ्रांजो के मकानात और ज़मीनें हैं, हम उनकी देखभाल करेंगे। ये कहकर वो अपने मुजरिम मातियतों के साथ जाने लगे।
तमाम लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए कह कह लगाने लगे। वो तादाद में 200 से ज्यादा थे। एक बूढ़े ने हाथ उठाकर मुट्ठी बांधते हुए कहा, हमारे इत्तेहाद हमारी कुव्वत है। अगर ये हथियार इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 को मार सकेंगे, इसके बाद इनकी मौत आ जाएगी। हमें इनसे कभी खौफजदा नहीं होना चाहिए। वो खुश होकर अपना अपना काम निपटाने के लिए वापस आ रहे थे। 3J खामोश खड़े हुए ख्यालख्वानी के जरिए किंग रोमन और किंग बॉर्नर के दिमाग में पहुंचे हुए थे। वो दोनों भाई धीमी आवाज में बातें करते जा रहे थे। किंग रोमन ने कहा, इन लोगों का इत्तेहाद बहुत मजबूत है और ये तादाद में बहुत ज्यादा है। अभी तो 200 से कम नहीं होंगे, मामला बिगड़ेगा तो और ज्यादा चले आएंगे। हमें बड़ी चालबाजी से काम लेकर इनके इत्तेहाद को कमजोर बनाना होगा और इन तीनों को तो हम जरूर सजा देंगे। किंग बॉर्नर ने कहा, इन तीनों को बड़ी राजदारी से एक एक करके मौत के घाट उतारा जाएगा। इनकी लाशें कहीं फेंक दी जाएंगी। जब वो तीनों दिखाई नहीं देंगे या इनकी लाशें मिलेंगी तो यहाँ के लोग हमें इल्जाम नहीं दे सकेंगे कि हमने इन्हें कत्ल किया है। इनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत होगा, ना ही कोई गवाह। उन 3J ने मोटर बोट्स के जरिए झील के दूसरे किनारे जाने का इरादा बदल दिया। वो अपनी रिहाइशगाह में चले आए। वहां बैठकर ये तय करने लगे कि जब तक वो दोनों भाई यहाँ रहेंगे तब तक हम तीनों को एक साथ रहना होगा और ज्यादा से ज्यादा तन्हाई में रहना होगा। इस तरह हम किसी की नजरों में आए बगैर ख्यालख्वानी करते रहेंगे और अपने दुश्मनों की साजिशों को समझते रहेंगे। दोनों भाइयों ने फिलवक्त खामोशी इख्तियार की, अपने मातहतों को जासूसी के लिए रवाना किया। उन्हें हुक्म दिया, उन तीनों पर नजर रखो, देखते रहो वो कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। जब वो तीनों एक साथ ना हो और अलग अलग कहीं मसरूफ हों तो फौरन रिपोर्ट दी जाए। रिपोर्ट मिलते ही पहले हम एक पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर हमले करेंगे। उनकी मातहत जासूसी के लिए चले गए। किंग बॉर्नर ने कहा, ब्रादर, ये अच्छी बात होगी अगर वो तीनों मारे जाएंगे। यहाँ के लोगों पर थोड़ी बहुत दहशत कायम होगी। फिर इस इत्तेहाद को कायम रखने वाले 2-4 अहम अफराद की लाशें मिलेंगी तो ये बात समझ में आने लगेगी कि इत्तेहाद होने के बावजूद वो कमजोर हैं और खुफिया तौर से हमला हो तो उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। J3 ने इन जासूसी करने वालों में से 3 के दिमागों पर कब्जा जमाया। फिर उन्हें एक मोटर बोट की तरफ ले गए। उन्होंने मोटर बोट वाले को किराया दिया और कहा, हमें दूसरे किनारे पर पहुंचा दो। वहां से मोटर बोट चल पड़ी। जब वो झील के दरमियान गहराई में पहुंची तो J3 की मर्जी के मुताबिक वो एक एक करके मोटर बोट से छलांगे लगाकर झील के पानी में पहुंच गए। उन्हें तैरना आता था लेकिन 3J ने उन्हें तैरने नहीं दिया, हाथ पांव चलाने का मौका नहीं दिया। इस तरह वो झील की गहराई में डूबते चले गए। मोटर बोट चलाने वाला हैरानी से उन्हें देखता रहा और पुकारता रहा। फिर वापस किनारे पर आकर अपने साथियों से बोला, अजीब बात हो गई। यहाँ से मैं 3 आदमियों को मोटर बोट में लेकर गया था। वो झील के गहरे पानी में पहुंचते ही छलांग लगाकर डूब गए। उन्होंने तैरने के लिए हाथ पांव भी नहीं मारे और खामोशी से डूब गए। मैं हैरान हूं कि देखने में तो वो बिल्कुल सही उल दिमाग थे, फिर उन्होंने पागलों जैसी हरकतें क्यों की। ये बात इस तरह साहली इलाके में गश्त करती हुई शहर में पहुंच गई। सब लोग हैरान थे कि वो 3 पागल कौन थे। पता चला कि फ्रांजो के 2 भाइयों के साथ आए थे। पता नहीं उन्होंने किस वजह से ऐसी इज्तमाई खुदकुशी की है। वहां इत्तेहाद कायम रखने वाले 2 अहम अफराद ने किंग रोमन और किंग बॉर्नर से यह सवालात किए। उनसे पूछा, आप बता सकते हैं उन तीनों की जहनी हालत कैसी थी और वो जहनी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल थे तो उन्होंने खुदकुशी क्यों की? क्या आपने उन पर जुल्म किया था या उन्हें अपनी मुलाजमत से निकाल दिया था जिसके बायस वो दिल बर्दाश्त होकर जान देने पर मजबूर हो गए? किंग रोमन ने कहा, हमसे फजूल सवालात ना किया जाएं, वो तीनों नॉर्मल थे। हमें भी हैरानी है कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की है। हमने उन्हें मुलाजमत से निकाला था और ना ही उन पर कोई जुल्म किया था। प्लीज आप लोग जाएं और हमें परेशान न करें। इत्तेहाद कायम रखने वाले वो अफराद वहां से चले गए लेकिन दोनों भाई परेशान हो गए थे। उनके जाने के बाद एक ने कहा, यह तो अजीब सी बात है, हमारे वो तीनों मातियत बिल्कुल नॉर्मल थे। अगर उन्होंने अचानक छलांग लगाकर झील में खुदकुशी की है तो यही समझ में आता है कि इस खुदकुशी के पीछे टेलीपैथी का हथियार है। 3J में से एक ने कहा, मैं तनहा बाहर जा रहा हूँ, वो जासूस मुझे तनहा देखकर उन्हें रिपोर्ट देंगे। तुम दोनों मोहतात रहो, मैं भी उन दोनों के दिमागों में रहूंगा। पता नहीं कौन मुझ पर हमला करने आएगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों भाइयों को रिपोर्ट मिली कि उन तीनों में से एक शख्स मकान से बाहर आकर पहाड़ी की तरफ जा रहा था। दोनों भाई एक एक रिवॉल्वर और एक एक राइफल लेकर अपनी रिहाइशगाह से बाहर आ गए और इस तरह उस छोटी पहाड़ी की तरफ जाने लगे कि कोई उन पर किसी तरह का शुबा न करे और ना ही उन्हें तवज्जो से देखे। वो दोनों थोड़ी दूर तक पैदल चलते रहे, फिर शहरी आबादी से बाहर आ गए। वो पहाड़ी इलाका था। दोनों भाई चढ़ाई पर चढ़ते जा रहे थे और मंसूबे के सिलसिले में बातें भी करते जा रहे थे। ऐसे ही वक्त अचानक किंग बॉर्नर के कदम लड़खड़ा गए। वो चलते चलते गिरा, फिर नशेब की तरफ लुढ़कते हुए जाने लगा। नशेब में कई पत्थर थे जिनसे वो टकराता जा रहा था। आखिर एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गया। अपने भाई को गिरते देखकर किंग रोमन ने उसे आवाज दी। उसके पीछे दौड़ने लगा। इससे पहले कि वो भाई के करीब पहुंचता वो भी औंधे मुंह गिरा, फिर कलाबाजियां खाता हुआ और लुढ़कता हुआ उससे भी नीचे चला गया। एक जगह जाकर रुक गया। उसकी भी वही हालत हुई। जहां जाकर रुका वहां तक पहुंचते पहुंचते वो भी लहू लुहान हो गया। किंग बॉर्नर जरा ऊंचाई पर था। एक बड़े से पत्थर के बायस दूर तक लुढ़कने से बच गया था, वहीं रुक गया था। लेकिन किंग रोमन उससे ज्यादा दूर लुढ़कता हुआ जाने के बायस पस्ती में पहुंच गया था। वैसे दोनों एक दूसरे को दूर से देख सकते थे और दोनों ही एक दूसरे को लहू लुहान देख रहे थे। पत्थरों पर लुढ़कने और पत्थरों से टकराते रहने के बायस उनके जिस्मों की हड्डियां दुखने लगी थीं। वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे।
मगर अपने अपने जिस्म को सहलाते हुए करा रहे थे। किंग रोमन ने पूछा, बोनर तुम कैसे गिर पड़े थे? मैं क्या बताऊं, जो होनी है होकर रहती है। बस अचानक मेरे कदम लड़खड़ा गए थे और मैं गिर पड़ा था। लेकिन तुम कैसे गिर पड़े? मैं तुम्हें संभालने के लिए दौड़ पड़ा था, लेकिन अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर चकरा रहा है। ऐसे वक्त मैं अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका। शायद इसी वजह से गिरता हुआ लुढ़कता हुआ यहाँ पहुंच गया हूं। वो एक पत्थर पर बैठकर हाँफने लगा। किंग बोनर ऊंचाई से संभल संभल कर उतरता हुआ उसके पास आकर बोला, क्या ऊपर चढ़ सकेंगे? किंग रोमन ने इनकार में सर हिलाकर कहा, हमारा खून कितना बह रहा है, पहले मरहम पट्टी करानी होगी, फिर हड्डियां भी दुख रही हैं। ऐसे वक्त किसी पर जानलेवा हमला करने के लिए जाना दानिशमंदी नहीं है, वापस चलो। वो अपने अपने रुमाल से लहू पहुंचते हुए रिहायशगाह की तरफ जाने लगे। किंग रोमन ने कहा, ताजुब है, हम पहले कई बार ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते रहे हैं, कभी इस तरह नहीं गिरे। इस बात पर भी ताजुब है कि एक नहीं दोनों भाई गिर पड़े। क्या ये महज इत्तफाक है? किंग बोनर ने भाई को हैरानी से देखकर पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये तो वाकई इत्तफाक था। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें टेलीपैथी के जरिए गिराया गया है। बोनर चलते चलते रुक गया, फिर परेशान होकर भाई को देखते हुए बोला, ओह गॉड, मैं टेलीपैथी के हथियार को भूल गया था। अब तो मेरे दिमाग में ये बात चुभ रही है। हम जिसे कत्ल करने के इरादे से जा रहे थे, उस इरादे को मुलतवी कर रहे हैं। यानी उसने टेलीपैथी के जरिए अपना बचाव इस तरह किया है। हम उसकी तरफ जा रहे थे, उसने हमारा रास्ता बदल दिया है। बॉनर, तुम्हारी बातों से यह जाहिर हो रहा है कि तुम उन तीनों में से किसी एक को ख्याल ख्वानी करने वाला समझ रहे हो। और क्या समझा जाए? जो टेलीपैथी जाने वाला अपनी बीवी और बच्ची के साथ आया था वो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ जा चुका है। फिर यहाँ कौन ख्याल ख्वानी के जरिए हमारे खिलाफ ऐसी हरकतें कर रहा है? हमारे 3 मातिहत झील में छलांग लगाकर डूब गए। हम पहाड़ियाँ चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़े। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता, वो सोचते हुए जाने लगी। दोनों के दिमागों में यह हकीकत चुभ रही थी कि यहाँ कोई टेलीपैथी जाने वाला है जो उनके खिलाफ ऐसे इकदाम कर रहे और बड़े इत्मीनान से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहे। वो अपनी रिहायशगाह में पहुंच गए। एक भाई ने मरहम पट्टी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। पहले जख्मों को साफ करने के लिए हल्के गर्म पानी की जरूरत थी, इसलिए दूसरे ने हीटर को ऑन किया। लेकिन एक छोटे से बर्तन में पानी लेकर उस पर रखते हुए वो हीटर पर गिर पड़ा। उसके हलक से चीख निकली। दूसरे भाई ने फौरन ही दौड़कर स्विच को ऑफ कर दिया। उस वक्त तक उसके चेहरे का निचला हिस्सा यानी ठोड़ी और सीना जल गया था। वो परेशान हो गए। एक ने फौरन ही दूसरे के जले हुए हिस्सों पर दबाल गई ताकि जलन कुछ कम हो सके। फिर वो कुर्सी से उठकर बोला, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, इन तीनों में से कोई एक टेलीपैथी जानता है। मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपना रिवॉल्वर और एक राइफल उठाने लगा। ऐसे वक्त उसके दिमाग में ख्याल आया, पहले चेक करना चाहिए कि ये दोनों हथियार पूरी तरह लोड हैं या नहीं। उसने चेक करने के लिए रिवॉल्वर के ट्रैगर पर उंगली रखी, फिर रिवॉल्वर का रुख अपने एक पैर की तरफ करके ट्रैगर को दबा दिया। ठाएं से गोली चलते उसके हलक से चीख निकल गई। उसने अपने ही एक पांव पर गोली मारकर जख्मी किया था। वो एक पैर से उछलता हुआ बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। एक भाई फर्श पर पड़ा था और दूसरा भाई बिस्तर पर। दोनों ही तकलीफ से करा रहे थे। फिर किंग रोमन फर्श पर उठकर बैठ गया, कराते हुए बोला, नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें गूंगा बनकर रहना चाहिए था। हमने अपनी जुबानें खोलनी तो हमारे दिमागों के दरवाजे भी खुल गए। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उसने अपने मातियतों को बुलाकर कहा, हमारा सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जाएंगे। एक मातियत ने हैरानी से पूछा, बॉस इतनी जल्दी क्या है? क्या आप उन तीनों से इंतकाम नहीं लेंगे? वो झुल्लाकर बोला, जो कहा जा रहा है वही करो। हमारी हालत देख रहे हो, मैं जल चुका हूं। और उसने अपने हाथों से खुद को जख्मी कर लिया। इससे पहले हम पहाड़ी पर से गिरकर लहू लुहान हो गए थे। ये सब टेलीपैथी के जरिए हो रहा है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। किंग बॉर्नर ने कहा, इससे पहले कि हम भाई फ्रांजो की तरह हाथों और पैरों से अपाहिज हो जाएं, हमें यहाँ से फौरन जाना चाहिए। जान है तो जहान है। अगर कभी मौका मिलेगा तो हम उनसे जरूर इंतकाम लेंगे, लेकिन अभी नहीं। उनके मातियत उनके सामान की पैकिंग करने लगे। दूसरी तरफ 3J भी अपना जरूरी सामान अपने अपने सफरी बैग में रख रहे थे। उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि अब उनका वहां रहना मुनासिब नहीं है और ये बात छुपी नहीं रहेगी कि फ्रांजो के 2 भाई इंतकामी कार्रवाई के लिए आए थे, लेकिन बुरी तरह जख्मी होकर चले गए। उनके 3 मातियतों ने अजखुद मोटरबोट से छलांग लगाकर झील में अपनी जान दे दी थी। यह ऐसी पुरस्कार हलाकत थी कि ख्याल सीधा टेलीपैथी की तरफ जाता था। जे काफू ने अपने सफरी बैग में सामान रखते हुए कहा, वो दोनों रूम से आए थे और रूम वापस जा रहे हैं। हमें उससे भी आगे फ्लोरेंस सिटी जाना चाहिए। वो एक खूबसूरत शहर और मेरा ख्याल है वहां हम रूपोशी इख्तियार करने में कामयाब रहेंगे। दोनों ने तायद में कहा, हाँ, फ्लोरेंस एक खूबसूरत शहर है, हम वहां रहेंगे। ऐसे वक्त सामू कुछ उदास सा था और बड़ी बेदिली से अपने सफरी बैग में सामान रख रहा था। जे फ्लो ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हो? उसने कहा, हम अजीब जिंदगी गुजारे हैं। टेलीपैथी हमारे लिए बाइस रहमत भी और बाइस जहमत भी। हम इतना बड़ा और मजबूत हथियार रखने के बावजूद दुश्मनों से छुपते हैं, और अगर दुश्मन सामने आ जाए तो अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों को छुपाने के लिए उनसे मार भी खा लेते हैं। उनके हाथों जलील भी होते हैं, लेकिन हर हाल में खुद को छुपा कर रखते हैं। जे फ्लो ने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहूँ, हम तीनों ही ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी कुव्वत इरादी के बायस सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो कुदरत की मर्जी है उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकेंगे। साफ साफ बोलो, कुदरत की मर्जी क्या है?
मैं यहाँ एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और प्यारी सी है। मैंने उसके चोर ख्यालात से समझाया कि वो हमारी हम ख्याल और बहुत ही दयानतदार और सच्ची लड़की है। उसके ख्यालात के मुताबिक न उसने कभी किसी से झूठ बात की है और ना कभी किसी को फ़रेब दिया है। अच्छा, तो ये इश्क का मामला है। वैसे ये कुदरती मामला है। अगर दिल किसी पर आ जाए तो उससे नज़रें चुराना और उसे भूल जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम ये भी तो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी औरत आएगी, तो फिर हम 3 हैं, 3 औरतें आएंगी, हम फैमिली लाइफ गुजारेंगे, हमारे बच्चे भी होंगे। हमारी बीवी और बच्चों से ये बात छुपी नहीं रहेगी कि हम ख्याल ख्वानी की सलाहियतें रखते हैं। इस तरह ये बात दुश्मनों तक पहुंचेगी। अभी तो हम खतरे से गुजरे हैं, बाद में हमारी बीवियां और बच्चे भी उन खतरात से दो चार होते रहेंगे। जय सामू ने कहा, यही तो मुश्किल है। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और सलामती की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तबई उम्र गुजारने की खातिर छुपते फिर रहे हैं। और जो टेलीपैथी जानने वाले ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, वैसी ज़िंदगी से हम महरूम हैं। ये महरूमियत हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, लेकिन हमसे बहुत सी मुसर्रतें छीन रही है। क्या ऐसी कोई सूरत नहीं हो सकती कि हम मोहब्बत से इस दवा जी घरेलू ज़िंदगी भी गुजारें और इसका इल्म दुश्मनों को ना हो? जय काफू ने अपना सफरी बैग उठाते हुए कहा, पहले यहाँ से निकलो। हम सफ़र के दौरान में ये गुफ्तगू कर सकती हैं। रही ये बात कि तुम्हारी यहाँ एक महबूबा है, तो तुम ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी निगरानी कर सकती हो, उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो। अगर तुमने उसे मोहब्बत का इजहार किया और वो भी तुमसे मोहब्बत करती हो, तो उसके दिमाग में रहकर उसकी सोच के जरिए एतमाद पैदा करो कि तुम बेवफा नहीं हो। एक दिन ज़रूर तुम उससे मुलाकात करोगे और उससे शादी भी करोगे। कम मौन, हमें चलना चाहिए। वो रिहाइशगाह से बाहर आकर एक कार में बैठ गई, फिर उसे ड्राइव करते हुए जाने लगे। जय सामू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं ऐसे महसूस करूं जैसे मैं अपनी सारी ज़िंदगी और सारी दुनिया यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, इतने जज्बाती ना बनो। हम कोई अच्छा फैसला करेंगे, हम भी इंसान हैं, हमारे भी दिल मोहब्बत के लिए धड़कते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी मोहब्बत करने वाली आए जो सिर्फ हमारी हो। जय फ्लो ने कहा, दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भी एक खूबसूरत लड़की आ चुकी है। मैंने बहुत सब्र और ज़ब्त से काम लेते हुए उससे दूरी इख्तियार की है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे हमेशा दूर नहीं रह सकूंगा। जब वो मुझे देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे अपनी नज़रों के जरिए मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मुझे सारी दुनिया से बेगाना कर रही है। जय काफू ने कहा, ताज्जुब है तुम दोनों चुपके चुपके मोहब्बत करते रहे और मुझे पता ना चला। तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक मोहब्बत करने वाली आएगी। जय काफू ने एक जगह कार रोक दी, फिर पूछा, सामू, वो लड़की कहाँ रहती है? उसका नाम क्या है? उसके माँ बाप क्या करते हैं? उसका नाम मोना है, उसके माँ बाप मर चुके हैं। वो बिल्कुल तना है, मछलियाँ सप्लाई करने वाले ठेकेदार के यहाँ मुलाजमत करती है और अच्छे दिनों की उम्मीद पर तनहा जिंदगी गुजारी है। क्या वो मुलाजमत छोड़कर और ये शहर छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए राजी है? मैंने उसके ख्यालात पढ़े हैं, वो मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर राजी हो जाएगी। तो फिर देर क्यों करते हो? उसे ख्याल ख्वानी के जरिए अपने पास बुलाओ। उसे पूछो कि अभी हमारे साथ ये शहर छोड़कर चलेगी और तुम्हारे साथ एक घरेलू इज़्दवाजी जिंदगी गुजारेगी। जय सामू खुश होकर ख्याल ख्वानी के जरिए मोना के दिमाग में पहुंच गया। जय फ्लो ने कहा, यार काफू, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर मोना हमारे साथ सफ़र करेगी और सामू उसके साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारेगा तो वो बीवी और बच्चों का पाबंद होता रहेगा। इस तरह हम दुश्मनों के लिए अपनी तरफ आने की राहें हमवार करते जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम अब ये सिलसिले में प्लानिंग करते हैं, पहले मोना राजी हो जाए। थोड़ी देर बाद मोना वहाँ आ गई। जय सामू ने कार से उतरकर उससे मुसाफिया किया और कहा, मोना, मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो। अभी और इसी वक्त फैसला करो, क्या तुम मेरी खातिर इस मुलाजमत को, इस शहर को छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो? हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम रास्ते में बताएंगे, मगर तुम्हें किसी ऐसी जगह नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारे मुस्तकबिल को कोई नुकसान पहुंचे। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम अचानक मुझे यहाँ से चलने को कह रहे हो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन दिल मुसरतों से भर गया है। मेरी जिंदगी तो तुमसे है, तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलूंगी। फिर तो कोई सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेरे साथ कार में बैठो, आगे किसी शहर में पहुंचकर तुम्हारी ज़रूरत का तमाम सामान खरीद लिया जाएगा। वो खुश होकर उससे लिपट गई, उसके साथ कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। जय फ्लो और काफू ने मुस्कुराकर उसे खुशामदीद कहा और उसे यकीन दिलाया कि खुदा ने चाहा तो उसकी आइंदा जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। वो इस शहर से बाहर निकल आई। जय फ्लो ने ख्याल ख्वानी के जरिए जय काफू से पूछा, अब बताओ कि इस दवाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी? क्या इस तरह हम दुश्मनों के लिए राह हमवार नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ हिकमत अमली से काम करना होगा। हमें दोहरी जिंदगी गुजारनी होगी। दोहरी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? हमारा दोस्त सामू अपनी महबूबा के साथ एक अलग रिहाइशगाह में जिंदगी गुजारेगा। मोना पर तनवीमी अमल करके उसके जहन से ये भुला दिया जाएगा कि वो झील के साली शहर लेमोन सलगरदा के 3 दोस्तों के साथ आई है। उसके जहन में ये नक्श किया जाएगा कि वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। शादी के बाद जे सामू के साथ आकर एक अच्छी इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारी है और उसके साथ जे सामू जब तक ज़िंदगी गुजारता रहेगा उसका नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा। यानी मोना का नाम मोना और सामू का नाम सामू नहीं रहेगा। उनके जहन में यह भी नक्श किया जाएगा कि सामू कभी एक दिन के लिए, कभी एक हफ्ते के लिए ज़रूरी काम से उसे छोड़कर इससे शहर से दूर कहीं जाता है। इस बात को मोना कभी माइंड नहीं करेगी और ना ही इस सिलसिले में किसी से सवालात करेगी। जेफलो ने कहा, अच्छा आइडिया है। इस तरह जब भी हमें सामू की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे ख्याल ख्वानी के जरिए बुला लिया करेंगे। वो मोना को उसकी रिहाइशगाह में छोड़कर हमारे पास आया करेगा।
फिर जो अहम मामलात होंगे उससे निमटने के बाद दोबारा मोना के पास चला जाया करेगा। यही तुम भी कर सकते हो। तुम भी किसी लड़की से मोहब्बत करने लगे हो, उसे भी अपने पास बुलाओ, उसकी रजामंदी हासिल करो कि वो अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर तुम्हारे साथ इस दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है या नहीं। वो राजी होगी तो मोना और सामू की तरह तुम भी उसके साथ दोहरी जिंदगी गुजारोगे। टेलीपैथी की दुनिया में हमेशा यही होता आ रहा था कि जब भी कोई रूपोश रहकर ख्यालख्वानी करता था तो उसकी रूपोशी ज्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रहती थी। 3J भी ख्यालख्वानी का मुजाहरा करने के बाद इस शहर में नहीं रह सकते थे। उन्होंने ये दानिशमंदी की कि दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को खबर होने से पहले ही उन्होंने वो शहर छोड़ दिया था और आइंदा भी सलामती और अमन-अमान से रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे थे। वो दोनों भाई बुरी तरह जख्मी होकर रूम में वापस आए। ये बात दूर तक फैलती गई कि अपने भाई फ्रांजो की तरह वो भी जख्मी होकर आए हैं। उनके बयान के मुताबिक वो भी टेलीपैथी के जरिए जख्मी किए गए थे। यही टेलीपैथी वाली बात खास तौर पर दूर तक फैलती गई। दूसरे दोस्त और दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों को भी मालूम होता गया कि शहर लिमोन सलगर्दा में 3 शख्स रहते हैं। उनमें से कोई एक या तीनों टेलीपैथी जानते हैं। और जब 3 टेलीपैथी जानने वालों का ख्याल आया तो यह भी जाहिर हो गया कि वही 3 टेलीपैथी जानने वाले हैं जो पहले जैकी होल्ट के ताबे थे। उसी के तनवीमी अमल से निजात हासिल करने के बाद उन्होंने एक तवील अरसे तक रूपोशी इख्तियार करने में कामयाबी हासिल की थी। अब मजबूर होकर फिर जाहिर होने वाले हैं। जो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उन तीनों को तलाश कर रहे थे वो ख्यालख्वानी के जरिए और अपने आलाकारों के जरिए लिमोन सलगर्दा के साली शहर में पहुंचे। उन तीनों को तलाश किया तो पता चला वो तीनों अचानक कहीं चले गए हैं और वह जिस दिन गए हैं उसी दिन से मोना नामी एक लड़की भी गायब है। ये अंदाजा किया जाता है कि शायद वो उन तीनों के साथ गई है। दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों का ख्याल था कि उन्होंने मोना को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा वो तमाम टेलीपैथी जानने वाले जिस तनहा लड़की को 3 आदमियों के साथ देखेंगे तो उसके दिमाग में जाकर ये मालूम कर लेंगे कि वही 3 टेलीपैथी जानने वाले 3J हैं। बड़ी मुद्दत के बाद 3J का सुराग मिला था। दुश्मन ये नहीं चाहते थे कि वो फिर कहीं रूपोश हो जाएं। फिलहाल इतना मालूम था कि वो इटली से बाहर नहीं जाएंगे, वहीं किसी शहर या छोटे कस्बे में पनाह लेंगे। अगर बाहर जाएंगे तो एयरपोर्ट और बंदरगाह और हाईवे के रास्ते जाते हुए उनकी नज़रों में आ जाएंगे। तमाम टेलीपैथी जानने वालों ने उन तमाम मुकामात पर अपने जासूस मुकर्रर कर दिए थे। 3J बड़ी जहानत, तहम्मुल और अमन पसंदाना जज्बों से काम करते थे, इसलिए दुश्मनों की गिरफ्त में नहीं आते थे। उस वक्त भी उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि उन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए वरना दुश्मनों की नज़रों में आ जाएंगे। उन्होंने टाउन रेजो का रुख किया था। वो 3 दोस्तों की तरह वहां रिहाइश इख्तियार करने वाले थे। सामू मोना के साथ फ्लोरेंस में इस दवाजी जिंदगी गुजारने वाला था। जे फ्लो भी अपनी महबूबा को हासिल कर लेता तो वो भी सामू की तरह दोहरी जिंदगी गुजारता। उन सबके नाम और ख्यालात तनवीम अमल के जरिए बदल दिए जाते। इस तरह दुश्मन भटकते रह जाते लेकिन उनके साय तक भी पहुंच नहीं पाते। डमी, पारस और पोरस को गिरफ्तार करने के बाद वाशिंगटन पहुंचा दिया गया था। अमरीकी अकाबरीन खुश थे कि अब मेरे खिलाफ सबूत के तौर पर उन्होंने मेरे दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। आइंदा वो सबके सामने डंके की चोट पर कह सकेंगे कि मैं दोहरी चालें चल रहा था और छुपकर अमेरिका जैसी सुपर पावर को नुकसान पहुंचा रहा था और ऐसा करने के लिए अपने दोनों बेटों को इस्तेमाल कर रहा था। तेजपाल के चारों टेलीपैथी जानने वालों ने इस बात की तस्दीक की थी कि वो वाकई पारस और पोरस हैं। डमी, पारस और पोरस को FBI के योगा जानने वाले अफसरान के हवाले किया गया था। आर्मी के एक आला अफसर ने योगा जानने वाले एक अफसर से कहा, आप इन दोनों को जल्द से जल्द इस तरह छुपाएंगे इनका बाप फरहाद अली तैमूर इनके दिमागों तक ना पहुंच सके। अभी हम फरहाद को इस सिलसिले में मुखातिब करने वाले हैं। योगा जानने वाले अफसर ने कहा, इन दोनों को इंजेक्शन के जरिए बेहोश कर दिया गया है। अब एक को खुफिया जगह ले जाकर इन्हें छुपा रहे हैं। आप फरहाद अली तैमूर से रब्ता कर सकते हैं। उस अफसर ने फ़ोन के जरिए बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम से रब्ता किया। हम मिस्टर फरहाद अली तैमूर से बात करना चाहते हैं, प्लीज़ उनसे रब्ता करा दें। आप इंतज़ार करें, अभी मिस्टर फरहाद आपके दिमाग में पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैंने उस आला अफसर के दिमाग में पहुंचकर कहा, हेलो, मेरी क्या ज़रूरत आ पड़ी है, तुम क्या कहना चाहते हो? मिस्टर फरहाद, तुमने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया और हमारे करोड़ों डॉलर्स के जदीद असले का ज़ख़ीरा तबाह करने के बाद भी ये बड़े फ़ख्र से कहा था कि हम तुम्हारी इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा, यह बात पुरानी हो चुकी है, कोई नई बात करो। नई बात करने के लिए आपको गुफ्तगू करने की जहमत दी है। अब हमारे हाथ ऐसे ठोस सबूत लग गए हैं जिनके जरिए हम आपको सिर्फ मुल्ज़िम ही नहीं मुजरिम भी साबित कर सकेंगे। मैंने हैरानी का इज़हार किया, फिर कहा, यह तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया। वो ठोस सबूत क्या हैं? हमसे सवाल ना करें, पहले ये मालूम करें कि आपकी कौन सी 2 अहम चीज़ें गुम हो गई हैं। अच्छा, पहेली बुझवा रहे हो, ठीक है, मैं पहेली बूझने की कोशिश करता हूँ, बाद में तुमसे रब्ता करूँगा। हम चाहते हैं जल्दी रब्ता करें, ये पहेली मुश्किल नहीं है। आपके घर की बात है, हमारा ख्याल है इतना ही इशारा काफ़ी है। अच्छी बात है, मैं 1-2 घंटे बाद रब्ता करूँगा। मैं उनके दिमाग से चलाया। फिर पारस और पोरस के पास पहुँच कर बोला, वो बेचारे बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि तुम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेरे खिलाफ तुम्हें सबूत के तौर पर पेश करने वाले हैं। पोरस ने कहा, पापा, वो आपको उलझाना चाहती हैं। अब हम उन्हें इस तरह उलझाएंगे कि वो सर पकड़ कर रह जाएंगे। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत कुछ करोगे, बहरहाल मैं जा रहा हूँ, जो करना है वो करते रहो। मैं उनके पास से चला आया। वो दोनों एक बूढ़े मियाँ बीवी के मकान में पेइंग गेस्ट की हैसियत से थे। उन्होंने आर्जी मेकअप के जरिए अपने चेहरों पर तब्दीलियाँ की थीं। अब उन्होंने वो तब्दीलियाँ ख़त्म कर दी।
अपने असली रंगो रूप में आ गए। फिर उस घर से निकलकर बजरिया कार एक तरफ रवाना हो गए। मुकामी इंटेलिजेंस के दफ्तर में आला अफसर के सामने वो हसीन जासूसा और लिजा बैठी हुई थी। लिजा को पारस ने चैलेंज किया था कि वो उसके भाइयों को दिलेरी से और उसे मर्दानगी से जीत लेगा, और हसीन जासूसा को पोरस अपने साथ एक होटल के कमरे में ले गया था। वो दोनों हसीना यही जानती थी, ये नहीं जानती थी कि अभी जानने के लिए बहुत कुछ रह गया है। इंटेलिजेंस के आला अफसर ने कहा, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि तुम ये शहर, ये जगह छोड़कर आइंदा एक आध हफ्ते तक कहीं नहीं जाना है, क्योंकि फरहाद अली तैमूर के खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा दायर किया जा रहा है। उसके खिलाफ ठोस सबूत के तौर पर पारस और पोरस हमारी गिरफ्त में आ गए हैं। इस सिलसिले में तुम दोनों चशमदीद गवाह हो। पारस ने लिजा को और पोरस ने हमारी जासूसा को बहुत परेशान किया है। तुम दोनों उन भाइयों के बहुत करीब रह चुकी हो और उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल सकती हो। लिजा ने कहा, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, उसका खून पी जाना चाहती हूँ। उसी वक्त उसके और हसीन जासूसा के दिमाग में ये बात आई कि इन दोनों को आला अफसर के पीछे वाली कुर्सी की तरफ देखना चाहिए। उन्होंने उधर देखा, खिड़की के बाहर पारस और पोरस खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। नजरें मिलते ही उन्होंने अपना एक हाथ हिलाते हुए अपना दूसरा हाथ हाई के अंदाज में सीने पर रख लिया। वो दोनों बड़ी हैरानी और परेशानी से खिड़की के बाहर उन दोनों को देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि जो गिरफ्तार होकर वॉशिंगटन पहुंचाए जा चुके थे वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकते हैं। आला अफसर ने लिजा और अपनी जासूसा को देखते हुए पूछा, तुम दोनों कुछ परेशान दिखाई दे रही हो, बात क्या है? जासूसा ने कहा, सर वो उसने खिड़की की तरफ उंगली उठाई। आला अफसर ने पूछा, वो क्या बात है, बोलते क्यों नहीं हो? लिजा ने कहा, आप पीछे घूमकर देखें, खिड़की के बाहर वो दोनों खड़े हुए हैं। उसने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे बैठे घूमकर पीछे खिड़की की तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसने फिर घूमकर उन दोनों से पूछा, कौन दोनों यहाँ थे? तुम दोनों को क्या हुआ है? यहाँ तो कोई नहीं है। लिजा ने कहा, सर अभी पारस और पोरस वहां खड़े हुए थे, आपको देखते ही वहां से चले गए, अभी इसी इमारत में होंगे। आला अफसर ने अपने मातहत अफसर से कहा, फौरन जाओ और अपने आदमियों समेत हर तरफ उन्हें तलाश करो। मातहत अफसर वहां से चला गया। आला अफसर ने कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें तलाश करने के लिए भेजा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो वॉशिंगटन में FBI के हवाले किए गए हैं। वो ऐसी जगह जहां से पारस और पोरस की टेलीपैथी जाने वाली पूरी फैमिली भी उन दोनों को रिहाई नहीं दिला सकेगी। जासूसा ने कहा, मैं जानती हूँ FBI वालों की कस्टडी से निकल कर आना नामुमकिन है, वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन हमने अपनी खुली आंखों से उन्हें देखा है। इंटेलिजेंस के कई सुरागरसां और जूनियर सुरागरसां पूरी इमारत में उन्हें तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन वो नजर नहीं आए। आखिर उन्होंने आला अफसर के पास आकर कहा, सर हमने पूरी इमारत ऊपर से नीचे देख लिया है, वो दोनों यहाँ नहीं है। आला अफसर ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो वॉशिंगटन से यहाँ कैसे आ सकती हैं, और वो भी FBI की कस्टडी से? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। फिर उसने लिजा से और अपनी जासूसा से कहा, वो तुम दोनों के हवास पर छा गई हैं, उन्हें अपने दिमाग से निकालो और काम की बातें सोचो। इस बात पर गौर करो कि अदालत में पेशी हुई तो तुम फरहाद अली तैमूर के दोनों बेटों के खिलाफ क्या कुछ कह सकोगी? वो दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगी, ये हमारा वहम नहीं हो सकता, हमने पूरे होशोबास में रहकर उन दोनों को खिड़की के बाहर देखा है। अजीब बात है, वो पलक झपकते ही कहाँ गुम हो गए कि किसी के हाथ नहीं आए। वो दोनों अस्पताल पहुंच गए। लिजा के चारों भाई बुरी तरह जख्मी होकर वहां पहुंच गए थे। मरहम पट्टी कराने के बाद उन्हें जरा आराम आया था। वो एक खुली बालकनी में आकर बैठ गए थे और वक्त गुजारने के लिए पत्ते खेल रहे थे। उसी वक्त पारस और पोरस उस बालकनी में आ गए। उन्हें देखते ही उनके हाथों से ताज के पत्ते छूट गए। वो सहम कर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। पारस ने कहा, तुम्हारी बहन तो कहती थी तुम चारों बहुत खतरनाक हो, तुम्हारा नाम सुनते ही बड़े से बड़ा मुजरिम रास्ता बदल कर चला जाता है और तुम्हारे सामने आने वाला मुजरिम खौफ से कांपने लगता है। अब तुम चारों हमें देखकर खौफजदा क्यों हो गए हो? उनमें से एक ने कहा, मिस्टर पारस, आप हमसे ख्वामखा दुश्मनी कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा था कि आप अपनी मर्दानगी और दलेरी दिखाने के लिए हमारे पास आएं और हमें एक दूसरे से लड़ाकर इस बुरी तरह जख्मी कर दें। आप हमारी हालत देख रहे हैं। देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, अभी तो आराम से बैठे हो, यहाँ दिल बहला रहे हो। तुम लोगों को बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए। लिजा के दूसरे भाई ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो हम अभी अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। बिस्तर पर लेटने से क्या होता है? तुम लोगों को अस्पताल के बिस्तर पर बीमार बनकर या बुरी तरह जख्मी होकर लेटना चाहिए। पोरस ने कहा, हम इन्हें कुछ ज्यादा जख्मी कर देंगे तो ये बिस्तर पर लेटने के काबिल हो जाएंगे। उन्होंने इनकार में हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हमें मुआफ कर दें, हमें छोड़ दें प्लीज, हम अपने अपने बिस्तरों पर जा रहे हैं। वो दोनों एक तरफ हट गए। वो बालकनी से गुजरकर एक हॉल से गुजरने लगे तो उनमें से एक भाई ने दूसरे भाई को एक उल्टा हाथ मुंह पर रसीद किया, दूसरे ने तीसरे को एक लात मारी। फिर वो चारों एक दूसरे से लड़ने लगे। टेलीपैथी की कुव्वत उन्हें कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ने, एक दूसरे पर भौंकने और एक दूसरे को काटने पर मजबूर कर रही थी। इंटेलिजेंस के आला अफसर के कमरे से लिजा और वो जासूसा जा चुकी थी। आला अफसर अपने मातहत से कह रहा था, पारस और पोरस की गिरफ्तारी के सिलसिले में पूरी रिपोर्ट टाइप करने के बाद मेरे पास लाओ, मैं दस्तखत करके इसकी एक कॉपी वॉशिंगटन अरसाल करूंगा। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। यहाँ अस्पताल में लिजा के चारों भाई फिर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। वो पहले की तरह आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे थे।
जब उन्हें उनके अपने बिस्तरों पर पहुंचाकर उनकी मरहम पट्टी की जाने लगी तो उन्होंने बयान दिया कि वहां पारस और पोरस आए थे। उन दोनों ने टेलीपैथी के जरिए उन्हें आपस में लड़ने और मजीद जख्मी होने पर मजबूर कर दिया। आला अफसर ने हैरानी से कहा, क्या कह रहे हो? वो दोनों वाशिंगटन में FBI की कस्टडी में हैं। वो भला यहाँ कैसे आ सकते हैं? सर, आप यकीन करें, उन चारों ने यही बयान दिया है। आला अफसर सोच में पड़ गया, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। अब वो संजीदगी से सोच रहा था, बात क्या है। पहले यहाँ लीजा और जासूसा पूरी यकीन से कह रही थी कि उन्होंने खिड़की के बाहर पारस और पोरस को पूरे होशो हवास के साथ देखा है। अब अस्पताल से रिपोर्ट आ रही है कि उन दोनों ने वहां पहुंचकर उन चारों भाइयों को फिर से जख्मी किया है। वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठकर टहलते हुए सोचने लगा, बज़ाहिर ये नाकाबिल यकीन बात है, लेकिन उनकी मौजूदगी के सिलसिले में यहाँ कई चशमदीद गवाह हैं। ताज्जुब है कि वो FBI की कस्टडी से निकल आए हैं। वो फ़ोन के पास आया, फिर FBI के आला अफसर से रब्ता करने के बाद कहने लगा, सर, यहाँ मेरे दफ्तर में मेरी जासूसा ने और लीजा ने पारस और पोरस को मेरी पीछे वाली खिड़की के पास देखा था, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो नजर नहीं आए। फिर आधे घंटे बाद ये रिपोर्ट मिली कि पारस और पोरस ने दोबारा उन चारों भाइयों को आपस में लड़ने और जख्मी होने पर मजबूर किया है। समझ में नहीं आता, जब वो दोनों आप लोगों की कस्टडी में हैं तो यहाँ कैसे देखे जा रहे हैं। FBI के उस अफसर ने योगा जाने वाले आला अफसर से फ़ोन पर रब्ता किया, फिर उसे यही बातें की। उसे बताया कि पारस और पोरस बाल्टीमोर में दोबारा देखे जा रहे हैं। सर, आप माइंड ना करें, मैं ये पूछने पर मजबूर हूँ, क्या वो दोनों आपकी कस्टडी से फरार हो गए हैं? उसके सीनियर योगा जाने वाले अफसर ने कहा, जरा अकल से काम लो। मैंने तुम्हारे सामने उन दोनों को इंजेक्शन के जरिए बेहोश कराया था, फिर उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर यहाँ एक खुफिया कैद खाने में आया हूँ। ये दोनों अब मेरे सामने बेहोश पड़े हैं। सॉरी सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम बाल्टीमोर से मिलने वाली रिपोर्ट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रा सोचने की बात है। वहाँ वो दोनों नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फरहाद कोई चाल चल रहा है, हमें उलझा रहा है। मैं उस अफसर के दिमाग में था और उनकी बातें सुन रहा था। मैंने और अली ने वहाँ के 2 सुराग रसानों के दिमागों में जगह बनाई। वो दोनों अपनी जगह से उठकर चलते हुए साला अफसर के दफ्तर में गए, जो अभी फ़ोन के जरिए योगा जाने वाले अफसर से बातें कर रहा था। हमारे आलेकार 2 सुराग रसा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो सानी ने उस आला अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था। उसकी मर्जी के मुताबिक उस अफसर को यूं लगा जैसे दरवाज़ा खोलकर उसके दफ्तर में 2 सुराग रसा नहीं बल्कि पारस और पोरस आए हों। वो कान से रिसीवर लगाए हुआ था और हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। मैंने पारस के लबो लहजे में एक सुराग रसा के जरिए पूछा, हेलो अफसर, क्या अपने आला अफसरान को रिपोर्ट दे रहे हो? ठीक है, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, उससे कह दो कि हम तुम्हारे सामने मौजूद हैं। अली ने पोरस के लबो लहजे में कहा, यह कह देना कि पारस अकेला नहीं है, उसके साथ पोरस भी है। ये कहकर वो दोनों उस दफ्तर से बाहर चले गए। उनके जाते ही आला अफसर ने तकरीबन चीखते हुए कहा, सर, अभी अभी वो दोनों मेरे दफ्तर में आए थे। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को देखा है और उनकी बातें भी सुनी है। अगरचे वो मुझसे फासले पर थे, लेकिन शायद उनकी आवाज़ आपने मेरे फ़ोन के जरिए सुनी हो। हाँ, धीमी धीमी सी आवाज़ें आ रही थी। क्या वो पारस और पोरस थे? जी हाँ, वो भी चंद बातें करके बाहर गए हैं। सर, मैं फिर आपसे रब्ता करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ गए हैं। वह रिसीवर रखकर फ़ौरन तेज़ी से चलता हुआ दफ्तर के बाहर आया। फिर दूसरे सुराग रसानों और वहाँ काम करने वालों से बोला, यहाँ पारस और पोरस आए हुए हैं, फ़ौरन उन्हें तलाश करो। दफ्तर के एक एक हिस्से को देखो, वो कहीं छुप सकती हैं। बाल्टीमोर और वाशिंगटन में उन दोनों को तलाश किया जा रहा था। वो दोनों प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में आए, वहाँ से एक हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल किया, फिर इसके जरिए वाशिंगटन पहुंचे। एक ऐसी जगह हेलीकॉप्टर को उतारा जो तकरीबन वीरान था। वो वहाँ से चलते हुए एक मेन रोड पर आ गए, फिर एक टैक्सी में बैठकर योगा जाने वाले अफसर के बंगले के सामने पहुंच गए। उनके पास एक इंस्टेंट कैमरा था। उस बंगले के सामने सिक्योरिटी गार्ड्स थे।